जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस में। 2025 नीट एग्जामिनेशन बिल्कुल सर पर आ गया है। आप सबने खूब अच्छी तैयारी की है, इसके बावजूद आप टेंशन में हैं। आपको लगता है जब सब्जेक्ट लेकर के बैठते हैं तो सब कुछ ब्लैकआउट हो गया, जैसे लगता है आपको कुछ याद ही नहीं है, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ऐसा आपके साथ यदि हो रहा है तो यकीन मानिए ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल बिल्कुल नहीं है। चाहे किसी बच्चे की फर्स्ट रैंक आने वाली हो, उसको भी इस प्रकार की टेंशन डेफिनेटली हो रही होंगी और ये होती है, ये स्वाभाविक है। लेकिन इसको सबसाइड करना जरूरी है जिससे कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो प्रभावित ना हो। तो ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो कस के अच्छी सांस लीजिएगा और अपने आप को तैयार कीजिएगा कि आपने साल भर अच्छा पढ़ा है और आप अच्छा एग्जाम देकर के आएंगे, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। यकीन मानिएगा कि यदि आपने मान लिया है कि हार होगी तो हार होनी है, लेकिन आपने ठान लिया है कि जीत होगी तो जीत अवश्य ही होगी। तो ध्यान से समझ लीजिएगा। कुछ बातें आपको मैं बॉटनी सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसके क्वेश्चन से जो एनालिसिस जो चैप्टर वाइज है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। इससे कुछ आपको हेल्प हो सकती है, लेकिन मैं फिर आपको एक बार इस बात की सलाह दूंगा कि टेंशन लेने से, परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ नुकसान की। तो अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें और कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनका थोड़ा सा ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम बॉटनी चैप्टर की एनालिसिस देखते हैं कि नीट एग्जामिनेशन में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, कितने मार्क्स का कंट्रीब्यूशन रहता है परसेंटेज वाइज। साइज और जो मार्क्स हैं उसके हिसाब से भी रेशियो तय करेंगे कि कौन से चैप्टर्स हैं, कौन सा टॉपिक है जिसको हम छोड़ ही नहीं सकते, हमें पढ़ना ही है, जिससे यूजुअली क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो लेक्चर में अंत तक और आपकी टेंशन को खत्म करने का जिम्मा मेरा है। ध्यान से समझिएगा। बात करते हैं हम बॉटनी में, तो लगभग 45 से 45 क्वेश्चन का तो वेटेज है ही जूलॉजी बॉटनी को, लेकिन कभी कभार बॉटनी वाले सेक्शन से 60 और 65 तक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ध्यान से समझ लीजिएगा। ऐसा कभी जूलॉजी के साथ भी हो सकता है, जूलॉजी वाले पार्ट से भी ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि वहां पूरी बायोलॉजी आती है। तो आपको ध्यान से समझ लेना है कि वो चैप्टर्स जो जूलॉजी और बॉटनी में कॉमन है उनको तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि दोनों जगह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक टॉपिक में ऐसा बताऊंगा जो न सिर्फ जूलॉजी बॉटनी में कॉमन है बल्कि वो केमिस्ट्री तक में कॉमन होता है बायोलॉजी का। उस चैप्टर को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, पढ़ना ही है। जूलॉजी में क्वेश्चन आते हैं, बॉटनी में क्वेश्चन आते हैं और आपके केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। सारी एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूं और टेंशन को दूर भगा दीजिएगा। टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा। बात करते हैं हम कि हमारी रणनीति 2025 में बॉटनी सब्जेक्ट को लेकर के एक्चुअल में क्या रहनी चाहिए। देखिएगा, बात करते हैं हम तो चैप्टर में मैं पहले आपको 11th वाले पोर्शन से लेकर के समझा रहा हूं। ध्यान से समझिएगा। देखिए, 11th में सबसे पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। इससे यूजुअली एक क्वेश्चन पूछा था, कभी कभार दो आ जाए, बट एक क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत सरल सा टॉपिक है और जनरली इससे जो क्वेश्चन आएगा वो टैक्सोनॉमी वाले पार्ट से आएगा। तो टैक्सोनॉमी वाला पार्ट आपको पढ़ के ही जाना है। मोस्ट प्रोबेबली हायरार्की से क्वेश्चन आएगा या बायनोमियल नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आएगा। इन दोनों को मत छोड़िएगा, पढ़ना ही। बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम मोनेरा किंगडम पढ़ते हैं, इसमें हम फंजाई पढ़ते हैं, वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन्स पढ़ते हैं। तो कंफर्म समझ लीजिएगा, एक क्वेश्चन फंजाई से अवश्य पूछा जाएगा, मोनेरा से एक क्वेश्चन आना ही है और एक क्वेश्चन वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन से पूछा जाएगा। 3 क्वेश्चन कंफर्म है, पूछे ही जाते हैं। प्लांट किंगडम की बात करें तो प्लांट किंगडम में टोटल हम 4 टॉपिक्स पढ़ते हैं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो। तो एल्गी ब्रायो में से यूजुअली एक क्वेश्चन और टेरिडो जिम्नो में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इस यदि हम टॉपिक की बात करें तो यह टॉपिक अपने आप में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ 2 पूछे जाते हैं। तो इसको थोड़ी कम तवज्जो दे सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन जनरली इजी ही आता है, जनरल स्टेटमेंट से आता है जो जनरली आप कर पाते हैं। इसको एक बार थोड़ा कम तवज्जो देंगे तो भी चलेगा। मॉर्फोलॉजी में बहुत सारा कट शॉर्ट कर दिया गया, स्टिल से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
सरल सी बातें हैं, एग्जाम्पल्स हैं, इसके रटने हैं। एग्जाम्पल्स के शॉर्ट नोट बनाइएगा, 7 दिन तक कंटिन्यूस रिवाइज करिएगा, सुबह शाम। आपको ये 7 दिन में ऐसे याद हो जाएंगे जैसे ये आप कभी भूलने ही वाले नहीं है। तो मेरी बात याद रखिएगा, एग्जाम्पल्स को वेरियस फोकस करें। आगे बात करते हैं, मॉर्फोलॉजी के बाद अगला है एनाटॉमी। यदि हम एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रूट स्टेम लीफ की एनाटॉमी से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। स्टेम के कंपैरिजन से क्वेश्चन आना ही आना है, पूछा जाएगा, कंफर्म है। और एक टिश्यू सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। टिश्यू सिस्टम से क्वेश्चन यदि पूछा जाना है तो 99% एपिडर्मल यानी डर्मल टिश्यू से पूछा जाएगा, उसको मत छोड़िएगा। आगे बात करते हैं तो सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इससे 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सरल क्वेश्चन आते हैं हमेशा, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं आता, जनरली आप जो जानते हैं वही पूछे जाते हैं। तो इसको एक बार एंड टाइम पर आप रिवाइज नहीं भी करोगे, यकीन मानिएगा कर पाओगे इसके क्वेश्चंस, तो इसको एक बारी को छोड़ा जा सकता है। आगे बात करते हैं अपन सेल साइकिल, सेल डिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा। इससे छोटा टॉपिक और इससे ज्यादा नंबर कंट्रीब्यूट करने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। समझिएगा 4-4 क्वेश्चन तक, 3-3 क्वेश्चन तक इससे पूछे जाते हैं। और केवल माइटोसिस मियोसिस 2 टॉपिक हैं, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आना ही है। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तक आते सिर्फ 2 बातों से, माइटोसिस और मियोसिस, बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। इसको एंड टाइम तक आपको रिवाइज करके जाना है। आगे बात करते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट की बात करेंगे, प्लस रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हर एक से 2 क्वेश्चन, अपने आप में बड़े बड़े टॉपिक हैं। 2-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, बट जनरली इजी क्वेश्चंस भी इससे पूछे जाते हैं। तो ये 11th का वेटेज है। तो 11th के वेटेज में से समझ लीजिएगा, आप सेल डिवीजन, सेल साइकिल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। एक टॉपिक जो जूलॉजी में पढ़ा हुआ आपने, बायोमॉलिक्यूल, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। जूलॉजी में क्वेश्चन आते हैं, बॉटनी में क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं। तो ये समझिएगा, ये एक छोटा सा टॉपिक आपको 6-7 क्वेश्चन का वेटेज दे सकता है, केमिस्ट्री मिला ले तो इसीलिए इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, आपको पढ़ के ही जाना है। यदि मैं 12th पोर्शन की बात करूं, 12th पर पहुंचते हैं जरा सा, 12th की बात करता हूं। देखिएगा 4 मेजर हम टॉपिक्स पढ़ते हैं, चैप्टर्स पढ़ते हैं इसमें। पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यूजुअली 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं। इसमें पॉलिनेशन को नहीं छोड़ सकते, यदि एक भी क्वेश्चन आया तो पॉलिनेशन से आएगा। एक फ्रूट एंड सीड से आएगा क्वेश्चन, एपोमिक्सिस से क्वेश्चन आएगा, एक पॉलिनेशन से आएगा, कंफर्म है। और बाकी के 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के बेसिस पर आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लें। 4 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं। एक सिंपल सा टॉपिक है, ये चैप्टर है, तो इसको पढ़ना ही है, छोड़ नहीं सकते। आगे बात करते हैं अपन इसमें, तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, 5 क्वेश्चंस। अच्छे क्वेश्चन कई बार इतना अच्छा बनता है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर से नहीं हिलता। कई बार इतना हलवा क्वेश्चन बनता है कि आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो भी कर पाएंगे। अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 5-5 क्वेश्चन, 6-6 क्वेश्चन तक भी आते हैं, इससे पढ़ना आवश्यक है, पढ़ते हैं। इसमें रटने की चीजें नहीं है, सारा आपको समझना है। मैंने आपको मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड क्रॉसेस के रेशियोज कैसे फाइंड आउट करते हैं सब कुछ पढ़ाया है। आसानी से एक बार आप नोट्स को ब्रीफ में रिकैप कर लोगे तो सारे क्वेश्चन यूं कर पाओगे। ध्यान से समझ लीजिए। आगे बात करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये अपने आप में बड़ा सेगमेंट है, बड़ी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इसको रिवाइज नहीं कर सकते एंड टाइम पर, तो इसको पहले ही खत्म कर दीजिएगा। एंड टाइम पर जब जिस दिन आप पेपर देने जा रहे होगे उससे 4 दिन 5 दिन पहले खत्म हो जाना चाहिए। एक बार इसको बाइंड करके रख दीजिएगा, इसको बार बार रिवाइज करने की कोशिश मत करिएगा, इसमें बहुत सारा टाइम जाएगा आपको। इवन क्वेश्चन इससे आते हैं 4-5, लेकिन कई सारे 3 क्वेश्चन तो इससे बहुत ही हलवा आते हैं जो आसानी से हो जाएंगे। मीन्स 2 ही क्वेश्चन इसमें से ऐसे फंसेंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा है कि इसके बजाय इसकी जगह पर हम किन्हीं 3 टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं जो कहीं ज्यादा आपको क्वेश्चंस का कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो ध्यान से समझिए। अगला इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा। अकेले यदि हम डाइवर्सिटी और कंजर्वेशन से देखें तो 5-5 क्वेश्चन, 6-6 क्वेश्चन तक पिछले एग्जाम्स में पूछे गए, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन तक पूछे
जाते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, इकोसिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन और 4 से 5 क्वेश्चन बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से आते हैं। तो छोड़ नहीं सकते अपन किसी भी कीमत पर, इसको आपको रिवाइज करना ही। खास बात ये, इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं बनते, सिंपली आपको पॉइंट्स याद हैं, बस सिंपली आपको उन्हीं को करना है। तो ये वेटेज की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज हैं जिन्हें हम छोड़ ही नहीं सकते, जिनको हमें तैयार करना ही है, जो 50% से ज्यादा क्वेश्चंस को कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इन दोनों 11th पोर्शन और 12th पोर्शन को समराइज कर लें तो यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप देखिएगा 50% से ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। जेनेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, इकोलॉजी, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, बायोमॉलिक्यूल, इनसे क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन यदि देखा जाए 11th के अंदर जो प्लांट फिजियोलॉजी उसके 3 टॉपिक हैं, सबसे छोटा सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इससे क्वेश्चन आएंगे ही 2 से 3 क्वेश्चन, छोड़ नहीं सकते, थोड़ी सी बातें हैं करेंगे। फोटोसिंथेसिस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लंबा है तो उसको पढ़ने में टाइम लगेगा, तो एंड टाइम के लिए उसको छोड़ सकते हैं, उसको रिवाइज नहीं करेंगे, चले। बायोमॉलिक्यूल इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन, जूलॉजी में, बॉटनी में और इवन केमिस्ट्री में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि हम बात करें इकोलॉजी की, इंपॉर्टेंट है, दोनों में जूलॉजी बॉटनी मिक्स करके आता है, क्वेश्चन 10 तक पूछे जाते हैं। सेल साइकिल, सेल डिवीजन, हो ये तो छोड़ ही नहीं सकते। आप समझिएगा 4 क्वेश्चन और सिर्फ 2 हेडिंग्स पढ़नी है, माइटोसिस, मियोसिस, काम खत्म, पढ़ना ही है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। बायोटेक्नोलॉजी, ये समझिएगा आजकल रिसेंट में अच्छा टॉपिक है। कई बार आप देखें 5-5 क्वेश्चन तक, 6-6 क्वेश्चन तक आ रहे हैं, 2 टॉपिक, तो पढ़ना ही है। एप्लीकेशन से 2 और 2 प्रिंसिपल से आते ही हैं, पूछे ही जाते हैं, करेंगे ही। उसमें भी आपको मैं बता दूं कि यदि प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 99% पीसीआर से और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चन आएगा। और बता दूं आपको, यदि एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एप्लीकेशन से या तो क्वेश्चन आएगा आपका यूज इन एग्रीकल्चरल फील्ड या यूज इन मेडिकल फील्ड। 99% बता रहा हूं आपको, ट्रांसजेनिक एनिमल से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, पूछा जा सकता है, याद कर लीजिएगा, आएगा ही क्वेश्चन, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब मैं आपको एग्जामिनेशन में कैसे हम थोड़ा सा अपनी परफॉर्मेंस को अपग्रेड कर सकते हैं उसकी थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले पेपर को जब आप पढ़ रहे तो कोशिश करें पेपर में क्वेश्चन को अंडरलाइन करके पढ़ना है। कई सारे क्वेश्चंस जो हम सिली मिस्टेक कर देते हैं वो शायद आप ना करें, क्वेश्चन को अंडरलाइन करके पढ़ें। दूसरी बात, हमारी एक कॉमन एरर है, कॉमन मिस्टेक है कि हम क्वेश्चन 1 बार पढ़ते हैं और ऑप्शन 4 बार पढ़ते हैं। गलत बात, आपको क्वेश्चन 4 बार पढ़ना है, क्वेश्चन समझ आ गया तो ऑप्शन डिकोड अपने आप हो जाएगा। दूसरी बात, तीसरी एक और बात बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद यदि आपको पहला ही ऑप्शन आंसर नजर आ जाए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बाकी 3 ऑप्शन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसमें पहले ही लिखा होता है 1 से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है उसी को आंसर चूज किया जाएगा। तो 4 ऑप्शंस तक पहुंचना है। अक्सर ये कॉमन एरर है बच्चों की, कई बार कई सारे क्वेश्चंस आप इस वजह से गलत कराते हैं कि आपने 4 ऑप्शंस नहीं पढ़े थे। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी कीमत पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, भले ही आपको पहला आंसर मिल गया है, लेकिन चौथे तक पहुंचना है। आप भले ही 3 ऑप्शन को बहुत जल्दी पढ़ सकते हैं, लेकिन 3 ऑप्शन बाकी के वो भी पढ़ना जरूरी है। यानी 4 ऑप्शंस को पढ़ने के बाद ही तय करेंगे कि आपको क्या आंसर टिक करना है। ध्यान से समझिए, कोशिश करिएगा आपने साल भर जिस पैटर्न से प्रैक्टिस की है, जिसने पहले फिजिक्स को सॉल्व किया है साल भर, तो वो फिजिक्स से ही करे। जिसने केमिस्ट्री से प्रश्न सॉल्व करना शुरू किया है पेपर में, तो वो केमिस्ट्री से। इस समय पर एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे के बहकावे में ना आए, अपना खुद की अकल लड़ाएं और आपको जो ईज लगता है उसके हिसाब से पेपर करें। यदि आपको लगता है आपका फिजिक्स सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो उसके ईज में जाते हैं। बस आपको एक ध्यान रखना है कि आपको अपने सब्जेक्ट को टाइम बार्ड कर लेना है। ध्यान लगा लें घड़ी में, यदि आप 50 मिनट में बायोलॉजी सेट करते तो 50 मिनट में ही बायोलॉजी सेट करनी है। 4 क्वेश्चन छूट गए,
लीव देम, आप आगे बढ़ जाइए, अगली सब्जेक्ट को करिएगा। लास्ट में जो क्वेश्चन टाइम बच जाएगा उसके बाद उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। टाइम बाउंड करिएगा सब्जेक्ट को, जिससे कि सारे सब्जेक्ट को आप अटेम्प्ट कर पाए। ध्यान से समझ लीजिएगा, कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन को नहीं आए तो पैनिक नहीं लेना है, उसको छोड़िएगा, आगे बढ़ जाइएगा। हो सकता है 4 अच्छे क्वेश्चंस जो आपके जोन के हैं, जो आपको आते हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। तो इसीलिए किसी भी क्वेश्चन पर अटके ना, अटक जाएं तो उसको छोड़ दे, अटके तो पटके, लेकिन आगे बढ़ के 4 क्वेश्चन और करो अपने हटके। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको अपनी खुद की स्ट्रेंथ को यूज करना है। आपको स्ट्रेटेजिकली करना चाहिए कि आपको जिसमें अच्छा ईज महसूस होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर को सॉल्व करना है। यदि किसी का केमिस्ट्री सब्जेक्ट अच्छा है तो वहां से सॉल्व करिएगा, किसी का फिजिक्स अच्छा है तो वहां से। हालांकि ज्यादातर बच्चे पहले जूलॉजी, फिर बॉटनी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स अटेम्प्ट करते हैं। यदि आपका भी यही सीक्वेंस है तो ध्यान रखिएगा कि बायोलॉजी को आपको 50 मिनट के आसपास में खत्म करना है। 50 से कम मिनट नहीं देने, 60 से ज्यादा मिनट नहीं देने। यदि 60 मिनट आपने उससे ज्यादा दे दिए तो आप फिजिक्स को समय बचा करके नहीं दे पाएंगे। तो कोशिश आपकी रहनी है कि बायोलॉजी को 50 मिनट में खत्म करें, जिससे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को थोड़ा सा समय दे पाए। लेकिन ध्यान रखें, यदि क्वेश्चंस लंबे हैं तो गड़बड़ नहीं करनी है। क्वेश्चन लेंथी हैं तो पढ़ने में टाइम पूरा देना है। इनसफिशिएंट क्वेश्चन को पढ़ करके यदि आपने टिक किया तो गलत करेगी। तो आखिरी में मैं आपसे यही कहूंगा कि हिम्मत मर्दा मर्दा दी खुदा। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि भले ही आपको थोड़ी टेंशन हो रही होगी, लेकिन आगे जब आप एग्जाम देने जाएंगे यदि टेंशन के साथ जाएंगे तो आप नुकसान ही करेंगे। तो आपको यह सोच करके जाना है कि आपका सिलेक्शन तो हो ही रहा है, बस आपको मेडिकल कॉलेज अच्छा चूज करना है। ये यदि आपके दिमाग में रहेगा तो आप अच्छा कर पाएंगे। आगे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने दिमाग को फ्रेश रखें। आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया इस समय चला रहे हैं तो थोड़ा सा कम कर दें। सोशल मीडिया की जो बातें हैं, सोशल मीडिया पर 360 में से 360 क्वेश्चन ले आइएगा, हमारा ये पढ़ लीजिएगा, इस तरह के ना पढ़ें पचड़ों में। जो आपने साल भर पढ़ा है उस पर फोकस करें। जिस चीज को साल भर पढ़ा है उसी से बार बार रिवीजन करें। यदि बुकलेट पढ़ी है आपने साल भर तो उसी से रिवाइज करें। एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसी से रिवाइज करें। जिसमें आपकी स्पीड एक्यूरेसी फास्ट है उसी से रिवीजन करें। अपने आप को हाइड्रेट रखें, अच्छा पानी पिएं, स्वास्थ्यवर्धक चीज खाएं, अच्छा हेल्दी खाना खाएं, क्योंकि समय पर आपने यदि अपने आप को बीमार कर लिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ध्यान से समझिएगा, अच्छा रेस्ट लें, खूब सारी नींद में सोएं, जबरदस्ती हड़बड़ाहट में देर रात तक पढ़ के अपना स्वास्थ्य खराब ना करें। आपको प्रॉपरली पढ़ना है हर चीज को। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट कैसे हो पाएगा? टाइम मैनेजमेंट के लिए अपने आप को बिल्कुल प्रॉपरली ये समझा लें कि आपको अब जो बचे हुए दिन हैं इनमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करिए, टाइम को मैनेज करिएगा। टाइम को आपने मैनेज कर लिया तो ठीक, नहीं तो टाइम आपको मैनेज कर देगा। ध्यान रखें। तो बी पेशेंटफुल, हमेशा अपने आप को स्थिर बनाए रखिएगा। हड़बड़ाहट नुकसान कराती है, हरी स्पॉइल्स द करी। तो डेफिनेटली इस बात को समझ लीजिएगा, आप अच्छा कर पाएंगे। तो फाइनली मेरी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा करोगे, डू गुड एंड ग्रैब गुड। थैंक यू।